सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कोरे और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 विच इज सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो भी एक ही वीडियो में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्रिस्प एंड दैट्स माय गारंटी दिस वन शॉट वीडियो विल बी मोर देन इनफ। सो स्टार्टिंग विद सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि फूल सिर्फ सजावट के लिए होते हैं। एनसीईआरटी साफ कहती है कि फ्लावर्स मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स हैं। मतलब ये प्लांट्स का वो मतलब ये प्लांट का वो इंजीनियरिंग कमाल है जहाँ सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन की पूरी प्लानिंग होती है। फूल खिलने से बहुत पहले ही फूल के अंदर बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस पहले से शुरू हो जाते हैं जो फ्लोरल प्राइमोडियम बनाते हैं, यानी फूल का वो शुरुआती ढांचा जो आगे चलकर पूरा फ्लावर बनेगा। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन। एनसीईआरटी कहती है कि एक टिपिकल स्टेमन के दो पार्ट्स हैं। वो लंबा स्टिकी पार्ट जिसको हम बोलते हैं, एक लंबा डंडे टाइप का पार्ट जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर का वो बाइलोब हिस्सा जिसे हम एंथर कहते हैं। एंथर को ध्यान से देखो, ये बाइलोब्ड है, मतलब इसके दो स्ट्रक्चर हैं और हर लोब के अंदर दो थिका होते हैं। इसी वजह से इसे डाइथिकस कहते हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये एक फोर साइडेड यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके चारों कॉर्नर्स पर चार माइक्रोस्पोंजिया बैठे होते हैं। यही माइक्रोस्पोंजिया आगे चलकर पोलिन सेक्स में डेवलप होते हैं और ऊपर से नीचे तक पोलिन ग्रेन से भरे होते हैं। अब अगर हम माइक्रोस्पोंजियम की वॉल्स को देखें तो वहाँ चार लेयर्स मिलेंगे। पहला एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स और टैपेटम। और बाहर के तीनों लेयर्स EEM विच इज़ एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, इनका सिंपल काम है विच इज़ प्रोटेक्शन देना। और जब एंथर पक जाए तो उसे फाड़ना यानी टेहेसाइज करना ताकि पोलन ग्रेन्स बाहर निकल सके। लेकिन ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है टैपेटम, ये सबसे स्पेशल है। इसके सेल्स का साइटोप्लाज्म एकदम डेंस होता है और इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और इसका काम है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करना यानी पालना पोसना। और जब एंथर एकदम नया या फिर यंग होता है तो उसके बीच में एक टाइट सेल्स का ग्रुप होता है जिसे हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। और अब ध्यान से सुनना, इस टिश्यू का हर एक सेल एक पोटेंशियल पोलिन मदर सेल है, PMC। जब इन सेल्स में मेयोसिस होता है तो इनके बीच बनता है 4 माइक्रोस्पोर क्लस्टर जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। PMC से मेयोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर्स बनने की इसी प्रोसेस को एनसीईआरटी कहती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है और सूखने लगता है यानी डिहाइड्रेट होता है तो ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। हर एक एंथर के अंदर ऐसे हजारों पोलन ग्रेन्स बनते हैं और ये पोलन ग्रेन्स ही मेल गेमेटोफाइट बनते हैं। कभी फूलों को टच करके देखना, वो जो पीला पाउडर जो आपके हाथों में लगता है ना, वही ये माइक्रो मार्बल्स हैं। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की। एनसीईआरटी बताती है कि ये जनरली स्पेरिकल होते हैं। इनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनकी वॉल 2 लेयर्स की बनी होती है। बाहर वाली लेयर है एक्साइन जो दुनिया की सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल विच इज़ स्पोरोपोलिन से बनी है। इस पर ना तो हाई टेम्परेचर का असर होता है, ना किसी स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, ना ही किसी एंजाइम का। और इसी वजह से पोलन ग्रेन्स को हम हजारों सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन एक्साइन में कहीं कहीं छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम इंटाइन कहते हैं, जम पोर्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होते हैं। अंदर वाली लेयर को कहते हैं हम इंटाइन, जो पतली कंटिन्यूस और सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर होता है तो उसमें 2 सेल्स होते हैं। बड़ा वेजिटेटिव सेल जिसमें खूब सारा फूड रिजर्व और एक बड़ा इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और एक जनरेटिव सेल जो वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। ये जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड होता है। 60% एंजियोस्पर्म में पोलन इसी टू सेल स्टेज पर जड़ते हैं। बाकी 40% एंजियोस्पर्म में जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गेमेट बनाता है जिसे हम 3 सेल स्टेज कहते हैं। पर ध्यान रखना, पोलन ग्रेन हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। पार्थेनियम, कैरेटगस, क्राड जैसे पार्थेनियम
कैरेट ग्रास पार्थेनियम कैरेट ग्रास जैसे प्लांट से कई लोगों को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर रहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में इसके टैबलेट्स और सीरम बनाए जाते हैं ताकि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके। और एक बार जब पोलन झड़ गया तो उसे सही टाइम पे स्टिग्मा पर पहुंचना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। और इस जिंदा रहने की लिमिट को हम वाइबिलिटी कहते हैं। राइस और बीट में सिर्फ 30 मिनट होती है। रोजेसी और सोलेनोसी फैमिली में ये महीनों तक रह सकता है। हम चाहे तो पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में विच इज़ -96 डिग्री 196 डिग्री पे हम सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे हम पोलन बैग्स कहते हैं। अब शुरू होता है फीमेल पार्ट यानी गैनोसियम। और एक से ज्यादा को लिक्विड नाइट्रोजन में सालों तक स्टोर कर सकते हैं, जिसे पोलन बैंक्स कहते हैं। अब शुरू होता है फीमेल पार्ट यानी गाइनोसियम। एक सिंगल पिस्टल को मोनोकार्पेलरी और एक से ज़्यादा को मल्टीकार्पेलरी कहते हैं। और ये अगर ये पिस्टल्स आपस में जुड़े हों तो इन्हें सिनकार्पस, और अगर फ्री हो तो एपोकार्पस। जैसे आप फ्री हो तो एपोकार्पस में आप आ रहा है, तो इसे याद रखना कि एपोकार्पस फ्री और सिनकार्पस फ्यूज्ड। मतलब अपने आप को कुछ नहीं, पर्सनल हो गया। हर पिस्टल के 3 पार्ट्स हैं। ऊपर का लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी स्टिग्मा, लंबा डंडा यानी स्टाइल, नीचे का फुला हुआ पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओवरियन कैविटी जहाँ प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा के अंदर निकलते हैं मेगास्पोरेंजियम जिन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं। ओवरों में ओव्यूल्स एक भी हो सकते हैं, जैसे वीट, पैडी, मैंगो, और बहुत सारे भी जैसे पपीता, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। ओव्यूल प्लेसेंटा से एक डंडे के जरिए जुड़ा होता है जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। वापस ध्यान दो, ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है किसके थ्रू? फ्यूनिकल के थ्रू। जिस रीजन में ओव्यूल और फोलिकल मिलते हैं उस रीजन को हाइलम कहते हैं। ओव्यूल के पास दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं जिन्हें हम इंटेगमेंट्स कहते हैं, जो पूरे न्यूक्लियस को घेर लेते हैं सिवाय एक छोटे से होल को, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के एकदम अपोजिट सेट को हम चैलेजा कहते हैं, जो ओवल का बेसल पार्ट है। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एक सेल्स का बेसल पार्ट होता है जिन्हें हम माइक्रोपाइल के एकदम अपोजिट सेट को हम चैलेजा कहते हैं, जो ओवल का बेसल पार्ट है। न्यूसेलस कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एक सेल्स का एक मास होता है जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रायोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट। अब प्रोसेस देखो, न्यूसेलस का एक सेल माइक्रोपाइलर एंड वाला मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी बन जाता है। इस एमएमसी में मियोसिस होता है और बनते हैं 4 मेगास्पोर्स। और इसी प्रोसेस को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेल्स में हो रहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल्स में हो रहा है मेगास्पोरोजेनेसिस। और इसे ऐसे याद रखो, मेगा से याद रखो आप, मेगा यानी कोई लड़की, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी फीमेल पार्ट में होगी। बट फीमेल पार्ट में जो 4 मेगास्पोर बने हैं, चारों में से सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और बाकी 3 डिजनरेट हो जाते हैं। और इसी एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रायोसिक बनने को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसका न्यूक्लियस 3 बार माइटोटिक डिवीजन शो करता है, जिससे 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनता है। इसके बाद सेल वॉल्स बनता है और बनता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक। इसमें माइक्रोबायर एंड पे एक एग apparatus होता है। सिनेर्जिस में फिलिफोम apparatus होता है जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है। चेरेजर एंड पर 3 एंटीपोल्स होते हैं, एंटीपेडल्स होते हैं, और बीच में एक बड़ी सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। देखो अभी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसे और अच्छे समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले यहाँ देखो 4 मेगास्पोर बने, 4 में से ये 3 नॉन फंक्शनल है जो डिजनरेट हो जाएंगे, और एक फंक्शनल है जो एम्ब्रायोसैक बनाएगा। इसमें 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा। एक बार बनेगा 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायोसैक, फिर वापस डिवीजन होगा, फिर बनेगा 4 न्यूक्लिएटेड, फिर ये डिवाइड करेगा और बनेगा 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, फिर 3 बार माइटोटिक डिवीजन हो गया ना। और जब सेल वॉल्स बन जाएंगे तो इसमें चाइलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे एक एक्सेल है, 2 सिनर्जिस उसी के अंदर है, फिलिफॉर्म apparatus, और बीच में इस बड़ी सी सेंट्रल सेल के अंदर है 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये बन गया पूरा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक।
अब जब मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए तो इन्हें मिलाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। इसके 3 टाइप्स हैं। ऑटोगोमी, पहला ऑटोगोमी यानी सेम फ्लावर में पोलन ट्रांसफर होना। कुछ प्लांट जैसे वियोला, ऑक्सिलिस, कमेलिना, इन फ्लावर में पोलन ट्रांसफर होना। कुछ प्लांट्स जैसे वियोला, ऑक्सिलिस, ऑक्जेलिस, कैमेलिना 2 तरह के फूल बनाते हैं। चैस्मोगैमस खुले हुए और क्लिस्टोगैमस जो बंद हो, जो नहीं खुलते। क्लिस्टोगैमस फूलों में सेड हमेशा बनता है। सेड बनता है बिना किसी पोलिनेटर के। गिटिनोगोमी यानी एक ही प्लांट से 2 अलग फूलों के बीच पोलन ट्रांसफर। फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है बट जेनेटिकली ऑटोगैमी। जिनोगोमी, तीसरा है जिनोगोमी, 2 अलग अलग प्लांट्स के फूलों के बीच पोलन ट्रांसफर। यही वो टाइप है जो जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स बनाता है। पोलिनेशन के लिए 2 तरह के एजेंट्स होते हैं, ए बायोटिक, विंड एंड वाटर, एंड दूसरा है बायोटिक। एनबायोटिक यानी एनिमल्स। एनसीईआरटी साफ कहती है कि मेजॉरिटी प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स यूज करती है। एबायोटिक में विंड सबसे कॉमन है। विंड पोलिनेटेड फूलों की पहचान है, इनके पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं ताकि हवा में उड़ सकें। इनके स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होते हैं। स्टिग्मा अक्सर फेदरी होता है, ये उड़ते हुए पोलन को ट्रैप कर सके। इनमें अक्सर सिंगल ओव्यूल होता है। बहुत सारे फूल एक इन्फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं। जैसे आपने कॉर्न भुट्टे में देखा होगा, वो जो टैसल्स बाहर निकलते हैं वो असल में स्टिग्मा और स्टाइल है। ग्रासेस में पोलिनेशन बहुत कॉमन है। वाटर पोलिनेशन की बात करें तो ये काफ़ी रेयर है, सिर्फ 30 जेनरा तक लिमिटेड है। मोस्टली मोनोकॉट्स में। वलिस्नेरिया और हाइड्रिला दोनों फ्रेश वाटर में रहते हैं। वलिस्नेरिया का केस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें फीमेल फ्लावर एक लंबी डंडी स्टॉक के सारे पानी के सरफेस पे आ जाता है। मेल फ्लावर्स पानी के सरफेस पे पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देते हैं जो बहकर फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। उसके बाद है जोस्टेरा। अब है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ये दोनों फ्रेश वाटर में रहते हैं। वेलिस्नेरिया का केस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेल फ्लावर्स पानी की सरफेस पर पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देते हैं। जोस्टेरा यानी सी ग्रास, ये मरीन वाटर यानी खारे पानी में रहता है। इसमें पोलिनेशन पानी के अंदर सबमर्ड होता है। इसके पोलन ग्रेन्स लंबे और रिबन जैसे होते हैं। पानी के अंदर ही तैरते हुए फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। पर याद रखना, सारे एक्वाटिक प्लांट्स पानी यूज नहीं करते हैं। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली प्लांट जैसे प्लांट्स में फूल पानी के ऊपर आ जाते हैं। ये इंसेक्ट्स या विंड से पॉलिनेट होते हैं, मतलब गद्दारी करते हैं। तो इसे याद रखना, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पानी में तो रहते हैं बट पोलिनेशन विंड्स या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू करते हैं। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर सरफेस पे आता है और पोलर करंट्स के साथ वहाँ पहुँचते हैं। सी ग्रासेस में पोलन ग्रेन्स लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं और उसमें एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो उन्हें गीला होने से बचाती है। एक बात याद रखना कि विंड और वाटर दोनों के फूल कलरफुल नहीं होते हैं और नेक्टर भी नहीं बनाते क्योंकि उन्हें किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करना। अब आते हैं बायोटिक एजेंट्स पर। बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, एंड्स और बैट्स, ये सारे बायोटिक पोलिनेटर्स हैं। लेकिन इंसेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट है। यहाँ तक कि लेमर्स, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स, लेजर्ड्स भी पोलिनेशन करते हैं। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स अक्सर बड़े, कलरफुल, फ्रेगनेंट और रिच नेक्टर वाले होते हैं। अगर फूल छोटे हैं तो वो इन्फ्लोरेस में होते हैं ताकि वो मतलब गुच्छे में होते हैं ताकि नज़र आ सके। फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फॉल वोटर्स निकालते हैं। इन फूलों में नेक्टर और पोलन ग्रेन्स ही असली फूल और रिवार्ड है। कुछ केसेस में रिवॉर्ड अलग होता है, जैसे सेफ प्लेस टू लेक्स। एग्जाम्पल है दुनिया का सबसे ऊंचा फूल एमार्फोफेलस, जिसका हाइट है 6 फीट। ऐसे ही गहरा रिश्ता मौत और युग का प्लांट के बीच है। मौत अपने अंडे ओव्यूल के लोक्यूल में रखता है और बदले में पोलिनेशन करता है। जब सीड्स डेवलप होते हैं तभी मौत के लार्वा बाहर आते हैं। अगर कोई विजिटर सिर्फ नेक्टर कंज्यूम या कलेक्ट करे, पोलिनेशन ना करे तो उन्हें एनसीईआरटी रॉबर्ट्स कहती है। नेक्टर रॉबर्ट्स कहते हैं तो उन्हें एनसीईआरटी पोलन/नेक्टर रॉबर्स कहते हैं, यानी पोलन रॉबर, नेक्टर रॉबर। अब हम जानते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल दोनों एक साथ होता है। अगर बार बार सेल्फ पोलिनेशन हो तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है।
यानी क्वालिटी गिर जाता है। इससे बचने के लिए प्लांट्स ने कुछ ट्रिक्स निकाली है। पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का टाइम अलग-अलग रख देते हैं, और दूसरा एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अलग-अलग रखना ताकि फ्यूज़ ना हो सके, ताकि सेल्फ पोलन ना पहुँच सके। तीसरा है इनकम्पैटिबिलिटी, एक जेनेटिक मैकेनिज़्म है जिससे प्लांट अपने पोलन को जर्मिनेट होने से रोक देता है। अब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की। अगर प्लांट मोनोअक्सियस है, जैसे कैस्टर मेज, तो ऑटोगोमी तो रुक जाएगी, लेकिन किटिनोगेमी नहीं। अगर प्लांट डाइसियस है, जैसे पपीता, जहाँ मेल और फीमेल प्लांट्स ही अलग हैं, तो ऑटोगोमी और किटिनोगेमी दोनों रुक जाते हैं। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलिनेशन का मतलब ये नहीं कि फर्टिलाइजेशन पक्का है। पिस्टल के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि पोलन सही टाइप का है या गलत टाइप का है। अगर पोलन सही है तो वो जर्मिनेट होता है, और अगर गलत है, अगर पोलन सही है तो जर्मिनेट होता है और पोलन ट्यूब बनाता है जो स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाता है। ये पूरा इवेंट पोलन लैंडिंग से लेके पोलन ओव्यूल तक घुसने तक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। पोलन ट्यूब ओवरी में पहुंच चुकी है। एनसीईआरटी कहती है कि पोलन ट्यूब ओवरी में पहुंच चुकी है। एनसीईआरटी कहती है कि अब जो पोलन है, वो माइक्रोपेल के रास्ते से अंदर घुसता है और फिर किसी एक सिनर्जिड में जाके घुसती है। सिनर्जिड का फिलीफॉर्म अपरेटस उसे रास्ता दिखाता है। अब होता है असली धमाका। असली धमाका। पोलन ट्यूब सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में पोलन ट्यूब सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में सिनर्जिड का फिलीफॉर्म अपरेटस उसे रास्ता दिखाता है। अब होता है असली धमाका। पोलन ट्यूब सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में दो मेल गैमेट्स रिलीज कर देती है। अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ दो तरह फ्यूजन होते हैं, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहला सिंगेमी, एक मेल गैमेट अपने एक सेल के पास जाता है, उसके न्यूक्लियस से फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड सेल बनाता है, जाइगोट, वो भी 2n वाला। यहीं आगे चलकर एम्ब्रायो बनेगा। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल में मौजूद दो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा और उनसे फ्यूज होकर एक ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियाई के पास जाता है और उनसे एक ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, 3n वाला बना लेता है। यहाँ 3 अप्लाइड न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सेंट्रल सेल अब बन जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, जो आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाएगी। ये इवेंट सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंडोस्पर्म में ही होता है। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ 4 बड़े काम होते हैं: एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, ओव्यूल का सीड बनना और ओवरी का फ्रूट बनना। चलो, पहला है एंडोस्पर्म। एनसीईआरटी एक बहुत ही फायदे की बात पूछती है, एंडोस्पर्म पहले क्यों बनता है? क्योंकि एम्ब्रायो को बढ़ने के लिए खाना चाहिए, और एंडोस्पर्म का काम ही है कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को खाना देना। PEC यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बाहर वो डिवाइड होकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। सबसे कॉमन टाइप है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होते रहता है बस, पर सेल बल तुरंत नहीं मिलता। जैसे कच्चे नारियल का पानी, उसका सफ़ेद वाला हिस्सा यानी कर्नल सेलुलर एंडोस्पर्म है। कुछ सेट्स में एम्ब्रायो एंडोस्पर्म को पूरा खाया जाता है, जैसे पी ग्राउंडनट बीस। इसे याद रखने का ट्रिक है PUBG। P groundnut beans, P for pea, B for beans, G for groundnuts, B for beans। मगर कुछ में एंडोस्पर्म बचा रहता है, जैसे कैस्टर कोकोनट, व्हीट, राइस मेज। अब हम बात करते हैं एम्ब्रायो की। एम्ब्रायो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है, जहाँ जाइगोट होता है। बाद में जाइगोट से प्रो एम्ब्रायो बनता है। शुरुआत में जाइगोट से प्रो एम्ब्रायो बनता है, फिर वो ग्लोबुलर और हार्ड सेप्ट, और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रायो बन जाता है। अब हम बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रायो की। एम्ब्रायो हमेशा जाइगो। दूसरा एम्ब्रियो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है, जहाँ जाइगोट होता है। बाद में जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, वो ग्लोबुलर, फिर हार्ड सेप्ट, और बाद में मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। अब हम बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की। इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटिलिडोन्स होते हैं। एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल है, जो प्लूम्यूल यानी सूट स्टेम पर खत्म होता है। नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है, रेडिकल यानी रूट टिप पर खत्म होता है, और रूट टिप पर रूट कैप होता है। मोनोकोट एम्ब्रियो, इसमें सिर्फ एक कोटिलिडोन होता है। ग्रास फैमिली में से स्कूटुलम कहते हैं, जो एक्सिस के एक साइड पे होता है। इसमें प्लूम्यूल एक कवर पे बंद होता है, जिसे कोलिप्टॉल कहते हैं। रेडिकल एक दूसरे कवर में, जिसे कोलियोराइजर कहते हैं। तीसरा है सीड। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फाइनल प्रोडक्ट पर, यानी सीड। असल में एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो फ्रूट के अंदर बनता है। एक टिपिकल सीड में सीड कोट, कोटिलिडोन्स और एम्ब्रियो एक्सिस होता है।
एक टिपिकल सेट में सेट कोट कोटिलिडॉन्स और एम्ब्रियो एक्सेस होता है। नॉन एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक, इनमें रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता क्योंकि एम्ब्रियो इसको डेवलपमेंट के वक्त पूरा खा जाता है। जैसे पी ग्राउंडनट। एल्बुमिनस एंडोस्पर्मिक, इसमें एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा बचा रहता है। जैसे व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। स्पेशल केस पेरिस्पर्म, कुछ सीड्स जैसे ब्लैक पेपर और बीट में न्यूसिलस का बचा हुआ हिस्सा भी रह जाता है जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। सीड की आउटर लेयर सीड कोट होती है जो इंटीग्यूमेंट से बनते हैं। इसमें एक छोटा सा होल होता है जिसे हम मैक्रोपेल कहते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन और पानी सीड के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे सीड मेच्योर होता है उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है और एम्ब्रियो एक सुस्त हालत में चला जाता है जिसे डोरमेंसी कहते हैं। चौथा है फ्रूट। जैसे ओव्यूल सीड बनता है वैसे ही ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। फ्रूट की दीवार को पेरिकाप कहते हैं। ट्रू फ्रूट्स जो सिर्फ ओवरी से बनते हैं, जहाँ बदल जाती है। फ्रूट की दीवार को पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट की दीवार को पेरिकाप कहते हैं। ट्रू फ्रूट्स जो सिर्फ ओवरी से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट्स जहाँ ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैसिव। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, जैसे बनाना। इन्हें ग्रोथ हार्मोन से इंड्यूस भी किया जा सकता है और ये सीडलेस होते हैं। सीड वाइब्रेटी, कुछ सीड्स बहुत जल्दी वाइब्रेटिक हो जाते हैं, कुछ हजारों सालों तक वाइब्रेट रहते हैं, जैसे लुपिनस आर्पिकस। 10,000 साल बाद जर्मनी। डेट पाम। लुपिनस आर्टिकस जो आर्टिक टेंडर से मिला 10,000 साल बाद जर्मिनेट हुआ। फिर है डेड पाम जो है फिनिक्स डेक्टिनिफेरा, किंग हेरोड्स के पास मिला 2000 साल पुराना फाइबल सीड। वाइबल सीड। लास्ट टॉपिक एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस ये एक ऐसी तकनीक है जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल यानी मिमिक्री करता है, लेकिन रहता है सेक्सुअल है। ये अक्सर एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस में दिखता है। इसका फायदा ये है कि हाइब्रिड सीड्स हर साल खरीदने पड़ते हैं क्योंकि उसके कैरेक्टर सेरीगेट हो जाते हैं। अगर हम हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्टिक बना दें, फार्मर को हर साल नए सीड्स खरीदने की जरूरत नहीं है और उनके कैरेक्टर्स मेंटेन रहेंगे। अब बात करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी की। जब एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, जैसे ऑरेंज मैंगो, इसमें न्यू सेल्स डिवाइड होकर एम्ब्रियो सैक में घुस जाते हैं। एम्ब्रियो साइड में घुस जाते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं। और अब हमारा चैप्टर एकदम कंप्लीट हो चुका है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हमने हर एक सिंगल पॉइंट को कवर कर लिया है। अब मचाओ लाइफ में, बहुत कम टाइम में।